नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मोदी 3.0 यानी कि मोदी जी तीसरी बार जो सरकार बनाने जा रहे हैं या वो बनाना चाहते हैं, ये अगर बन भी गई तो कितने दिन चलेगी? 13 दिन, 13 महीने, 2 साल या फिर पूरे 5 साल कंप्लीट करेंगे ये लोग? और ऐसा नहीं है कि पहले हमारे देश में माइनॉरिटी सरकारें चली नहीं है। 1977 से 1984 तक, जब तक राजीव गांधी रहे तब तक मेजॉरिटी सरकारें चली हैं। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, दो इलेक्शन छोड़ के 2014 और 2019, सारी गवर्नमेंट्स माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह को ले लीजिए, जनता दल माइनॉरिटी में था। नरसिम्हा राव जी के टाइम कांग्रेस में माइनॉरिटी में था। अटल बिहारी वाजपेयी जितनी बार उन्होंने कोशिश की, 96, 98 और 99 में, तीनों बार उनकी सरकार माइनॉरिटी में रही और गिरी भी इसी कारण थी। मनमोहन सिंह, यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी। मोदी जी की 2 टर्म छोड़ दीजिए, अब इस बार मोदी जी भी माइनॉरिटी सरकार बनाने जाएंगे। सरकार गिरने का मुख्य कारण वही था, मंदिर मस्जिद का इशू बीजेपी ने बना दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी की यथ यात्रा उस समय बिहार से निकल रही थी और लालू यादव ने उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। इसी बात को लेकर बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों के लिए चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस की सपोर्ट से, लेकिन कांग्रेस ने भी थोड़े दिन बाद वो सपोर्ट वापस ले लिया। चंद्रशेखर जी ने उस समय जनता दल को भी तोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी स्वतंत्र जनता पार्टी अलग से बनाई थी। ये हमारे देश का पॉलिटिकल इतिहास रहा है कि जब भी बहुत सारी पार्टीज मिलकर उन्होंने कोई फ्रंट बनाया है या अलायंस बनाया है, तो वो सरकारें ज्यादा देर चली नहीं है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब भी यही हुआ था। बहुत बड़े बड़े गद्दावर नेता थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह। तो सबकी एक आशा बनी रहती है, खास करके प्रधानमंत्री के पद को लेकर। इसीलिए जनता जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई 1989 में, वो भी नहीं चल पाई। 1991 के चुनाव भी थोड़े स्पेशल सरकमस्टांसेस में हुए थे। इधर चुनावों के बीच में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो जितने भी चुनाव उनकी डेथ से पहले हुए थे, उसमें कांग्रेस बुरी तरह हार रही थी। लेकिन जो चुनाव राजीव गांधी की डेथ के बाद हुए, उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत आया और फिर से कांग्रेस एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गई। हालांकि बाहरी सपोर्ट उस समय जनता दल ने लिया दिया था, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी है। उसके बाद 1993 में 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसी में जो फेमस जेएमएम ब्राइबरी केस है, वो सामने आया था। ऐसा माना गया था कि नरसिम्हा राव सरकार ने जेएमएम के एमपीज को रिश्वत दी थी कि वो उनके पक्ष में वोट करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने अपने पूरे पूरे कार्यकाल में ज्यादा बात नहीं की, वो हमेशा चुप्पी साधे रहते थे। और जब वो प्रधानमंत्री हट गए तो उनकी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही निकल गई और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपनी लीगल फी पे करने के लिए अपना हैदराबाद का मकान तक बेचना पड़ा था। नरसिम्हा राव जी के वर्किंग स्टाइल से काफी लोग कांग्रेस में नाखुश थे और बड़े बड़े लीडर्स उस समय कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। कांग्रेस में सोनिया गांधी भी उनसे नाखुश थी बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश किया जा रहा था, उस समय ऐसा माना जाता है कि नरसिम्हा राव जी पूजा पाठ करने चले गए थे। मैंने केवल दो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं हमारे देश में माइनॉरिटी सरकारों के चलने के बारे में। इससे ज्यादा भी एग्जाम्पल्स हैं। इंदिरा गांधी की भी एक बार सरकार, मेरे ख्याल से 1969 से 71 तक वो माइनॉरिटी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी 96, 98, 99 तीन बार उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा, तब जाके उनकी कहीं सरकार 5 साल पूरे किए थे।
एक और डेटा जो मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ, वो है बीजेपी के बहुमत को लेके लोकसभा में। पिछले 3 इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में बीजेपी केवल 9 सीट से इन्होंने बहुमत क्रॉस किया था, 273 वाला मार्क। 2019 में ये 30 सीट ऊपर थे। तो ऐसा कभी भी प्रचंड बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को, जबकि बिल्कुल इससे उल्टा अमित शाह और मोदी बोलते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं कि सारी जनता ने बीजेपी को वोट किया है। और 2024 में ये 33-32 सीट हाफवे मार्क से नीचे आ गए हैं। तो बहुमत इनके पास ना कभी था और ना अभी भी है। 2024 के फाइनल रिजल्ट्स हर जगह पर छपे हैं, हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। एनडीए को 293, इंडिया को 234, अदर्स 9 और इंडिपेंडेंट 7। एक आध सीट ऊपर नीचे चल रही है जो नेगोशिएशन हो रहे हैं। टोटल 543 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीट्स मिली ये भी आप सबको पता है। बीजेपी को इस बार 240 मिली, कांग्रेस को 99। कांग्रेस का सीट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है और बीजेपी का 2014 में जो 282 सीट्स थी, फिर 303 हुई और अब 240। तो ये पिछले इलेक्शन से बहुत ज्यादा कम हो गया है। बीजेपी का वोट शेयर भी पिछले इलेक्शन से लगभग 1% नीचे आया है। कुछ चैनल ऐसा रिपोर्ट कर रही हैं कि उनका वोट शेयर बढ़ा है, बट ये इलेक्शन कमीशन की साइट से मैंने ये आंकड़े लिए हैं। इधर कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 2% के आसपास बढ़ा है पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है उन सभी पार्टीज का जिनने 4 या उससे ज्यादा सीट्स इस 2024 के इलेक्शन में जीती हैं। पीले रंग में वो पार्टीज हैं जो एनडीए को सपोर्ट कर रही हैं, नीले रंग में वो हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हरे रंग में वो लोग हैं जो किसी भी अलायंस के साथ अभी जुड़े नहीं हुए हैं। इंडिपेंडेंस और अन्य सभी को अगर आप जोड़ लें तो ये लगभग 512 सीट्स का हिसाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जो एक एक दो दो सीट जीते हैं उन पार्टीज का मैं यहाँ पर एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। ये फोटो अभी 2 दिन पहले की है जब एनडीए की मीट मोदी जी ने बुलाई थी दिल्ली में। यहाँ पर अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ये पिक्चर बहुत कुछ बताती है। मोदी जी बड़े अनकैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में झुके हुए हैं, शायद पहली बार अपना 56 इंच सीना चौड़ा करके नहीं खड़े हुए हैं। उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू हंस रहे हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं और नीतीश कुमार भी, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो बहुत खुश हैं। चंद्रबाबू नायडू वही हैं जो 2018 में मोदी जी से बहुत नाराज हो गए थे और जिनको एक बार मोदी जी ने खींच कर स्टेज पर लाने की कोशिश की थी। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने क्या-क्या नहीं मोदी जी को कहा था। इस फोटोग्राफ में आप मोदी 3.0 की पूरी टीम को देख रहे हैं। कुछ बातें नोट करने वाली हैं। ये देखिए अमित शाह जी कहाँ पर हैं। ये मोदी से 3 स्टेप्स दूर हैं। बीच में आ गए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा साहब और उनके दूसरी तरफ हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी और इधर हैं एच डी कुमार स्वामी। पीछे हैं चिराग पासवान और उनके बगल में है जयंत चौधरी। इनफैक्ट ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि मोदी 3.0 की ये आधी कैबिनेट यहाँ पर खड़ी हुई है। जहां पे इस तरह के नेता एक अलायंस में हों, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी 3.0 पहले की 2 सरकारों की तरह अब नहीं चल सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी हैं अग्निवीर को लेके, जातीय जनगणना को लेके और यूसीसी को लेके। और उधर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें स्पीकर की पोस्ट चाहिए और 5 कैबिनेट बर्ड्स भी वो मांग रहे हैं। और उधर अजीत पवार जो महाराष्ट्र में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा थे, वो इस मीटिंग से गायब हैं। महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है ये अभी 1-2 दिन में क्लियर होने जा रहा है। और उधर अभी तक आरएसएस ने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है नई सरकार के गठन के बारे में।
हालांकि पिछले हफ्ते सुधा रामचंद्रन ने डिप्लोमेट के एक आर्टिकल में ये कहा था कि दोनों बीजेपी और आरएसएस ये बताने में लगे हैं कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। अब इससे हास्यास्पद क्या बात हो सकती है, क्योंकि जहां तक एजुकेशन मिनिस्ट्री का सवाल है, सारी नियुक्तियां आरएसएस के कहने से ही होती हैं। अब मोदी जी की तो हालत ये है कि जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। उनके अंदर जो उनका वर्किंग स्टाइल है, उसके बिल्कुल विपरीत अब सिचुएशन आ चुकी है और वो ज़्यादा दिन तक किसी की भी नहीं सुन सकते हैं। ये उनकी आदत में है, उनकी फितरत में है। तो ये था एक राजनीतिक एंगल मोदी 3.0 को लेकर। कई लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं, कई लोग असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कार्यक्रम आज का खत्म करूंगा 2-3 ग्राफ दिखाकर, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि किन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया है और क्या मोदी जी की 3.0 सरकार उनके लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम है या करना चाहेगी। ये टेबल मैंने लिए हैं दी हिंदू में, एक आर्टिकल छपा था 5 जून 2024 को वर्डिक्ट 2024 के टाइटल से। ये टेबल्स मैं वहां से दिखा रहा हूं आपको। तो पहला टेबल है कि गांव के वोटर्स ने एनडीए को वोट नहीं दिया है। इसमें 4 एरियाज दिखाए गए हैं: अर्बन, सेमी अर्बन, सेमी रूरल और रूरल। और फिर एनडीए, इंडिया और अन्य पार्टियों का वोट शेयर दिखाया है। और ये जो कॉलम्स हैं जहां एरोज बनी है, इसमें दिखाया है कि 2019 के मुकाबले वोट शेयर बढ़ा है या घटा है। तो सबसे ज्यादा कमी एनडीए के वोट शेयर में -2.2% हुई है गांव के एरियाज में, रूरल एरियाज में। सेमी अर्बन और अर्बन में भी एनडीए का वोट शेयर कम हुआ है। और जो गेन हुआ है, अगर आप अदर्स और एनडीए का जितनी कमी है वो मिला लें, तो सबसे ज्यादा गेन इंडिया गठबंधन को हुआ है। अर्बन, सेमी रूरल और रूरल सब जगह वोट शेयर बढ़ा है। 10% सेमी अर्बन एरिया में इंडिया गठबंधन का बढ़ा है। हालांकि इंडिया गठबंधन को हर सेगमेंट के वोटर्स ने ज्यादा वोट किया है, लेकिन खास फायदा गठबंधन को हुआ है एससी वोट्स यानी कि दलित वोट्स में। जो एससी सीट्स हैं वहां पे इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 12% से ज्यादा बढ़ा है। ट्राइबल सीट्स में 7% और जनरल में 11%। अदर जितनी अन्य पार्टियां हैं उनके वोट शेयर कम हुए हैं। बीजेपी के भी मार्जिनली कम या ज्यादा, थोड़ा सा 1-8% बढ़ा है या घटा है। पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव जी की थी, जो इंडिया गठबंधन ने भी यही बात अपनाई थी। कांग्रेस के जो 5 न्याय हैं वो भी इसी चीज पर आधारित हैं कि भारत के गरीब जनता को कैसे कुछ दिया जाए जिससे जो रूरल डिस्ट्रेस है या गरीबों में डिस्ट्रेस है वो खत्म किया जाए। बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई। वो अमीरों को और अमीर बनाने में लग गई और उधर उसका गरीब वोट बैंक बिल्कुल उसके हाथ से निकल गया। और ये यहाँ पर ही खत्म नहीं होगी बात। जिस तरह से मोदी जी की आदत है या उनका जिस तरह से वो काम करते हैं या सोच है बीजेपी की, जो गरीबों की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आने वाले दिन में भी उन्हें बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि उधर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हमेशा से पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियों के लिए करते आए हैं। वो बिहार से आते हैं जो सबसे पिछड़ी स्टेट है। और इधर चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने ऑलरेडी मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन अनाउंस कर रखा है। ये बात मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो ये गठबंधन मेरे हिसाब से ज्यादा दिन नहीं चलेगा, साल या मैक्सिमम 2 साल। आज का कार्यक्रम मैं इस ग्राफ को दिखाकर खत्म करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस ग्राफ में बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है, आ गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता था। हमेशा से यहाँ अच्छा बहुमत आता था, अच्छी सीट्स आती थी, 60, 65, 70 सीट 80 में से बीजेपी आसानी से जीत जाती थी। अन्य किसी पार्टी के लिए यहाँ ज्यादा जगह नहीं थी। लेकिन इस बार, जिसे बोलते हैं, टेबल्स हैव टर्न कंप्लीटली।
यहाँ पे अब समाजवादी पार्टी नंबर 1 हो गई है। 80 में से 37 सीट्स एसपी को गई हैं। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी हो गई है। ये किसी ने सोचा नहीं था इस चुनाव से पहले कि बीजेपी इस तरह से उत्तर प्रदेश में हार जाएगी। कांग्रेस को जो 1 या 2 सीट दे रहे थे, कांग्रेस को वहां 6 सीट मिली। तो जब अपने घर में ही सेंध लग गई है, तो राजा कितने देर तक बना रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।